हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। ये पार्ट 2 रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, है ना। चलिए देखिए, हमारे जो केमिकल रिएक्शन है उनके बेसिकली ये कुछ टाइप लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी थर्मल डीकम्पोजिशन है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके अलावा दो टाइप की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और उसके अलावा फिर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये कुछ टाइप रहने वाले, एक एक करके सारे रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला रहने वाला है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सुनिएगा, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट, और थर्मिक मतलब हीट। थर्म मतलब क्या होता है, थर्म जो वर्ड है उसका मतलब होता है हीट। तो हमें ये जो दो रिएक्शन पढ़नी है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो देखो, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और एंडो का मतलब होता है एंट्री, है ना। और ये जो थर्म वर्ड है इसका मतलब होता है हीट। तो देखो, हीट का एग्जिट होना, किसी रिएक्शन में से हीट का निकलना, तो रिलीज ऑफ हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो देखो, एंट्री, ऐसी रिएक्शन जिसको हीट चाहिए। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बिना हीट के कंप्लीट ही नहीं हो सकती, उनको गर्म करना ही पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नीड हीट एनर्जी टू गेट कंप्लीट। हीट एनर्जी चाहिए होती है इनको कंप्लीट होने के लिए, है ना। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 में कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, हो गई बैलेंस। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके अलावा आपने सुना होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, 7th क्लास में शायद पढ़ा होगा कि एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर बनता है। तो जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। अब बात करें अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है। अब हीट दे रहे हैं ना, तो इसको यहां पे लिखते हैं ऐसे। ये जो इसको बोलते हैं डेल्टा, इसका मतलब होता है हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में हीट देने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डूब जाता है। ऐसे ही PbNO3 होल ट्वाइस, जिसको कि लेड नाइट्रेट कहते हैं, ये टूट जाता है PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में O2 में। ठीक है। इस रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो NO2 है, ये एक कैसी गैस है, ये एक ब्राउन गैस है। कैसी गैस है, ब्राउन गैस। तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत याद रखना है। ठीक है, चलो। तो ये हमारे दो टाइप हो गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलते हैं अब एक एक करके कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, इनकी तरफ चलते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन मतलब होता है जोड़ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, इसमें ऐड हो रही होती है। क्या हो रही होती है, ऐड। देखो सुनना ध्यान से, दो चीजें हैं
या दो से ज्यादा है, दो हैं या उससे ज्यादा है, सब मिलके एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। टू और मोर करना दे मैंने, टू और मोर रिएक्टेंट्स हैं, दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, पर प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी कैल्शियम ऑक्साइड वाली, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। हमने देखा था H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हमने देखा था N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये जो NH3 है इसको अमोनिया कहा जाता है, और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से N2H2 मिलके NH3 बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है, हैबर्स प्रोसेस। ठीक है जी। तो ये कुछ क्या है, देखो, ये दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट बना, दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट बना, दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट बना। इन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा भैया, क्या कोई ऐसी रिएक्शन लिख के दिखा सकते हो जिसमें तीन रिएक्टेंट हो और एक ही प्रोडक्ट बने? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें फॉर्म होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CH CO3 होल टॉपिक। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखो तीन क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, प्रोडक्ट एक ही फॉर्म हुआ है। ये CO3 कार्बोनेट है और ये HCO3 बाइकार्बोनेट है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ है। ये रिएक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। तो ये कुछ रिएक्शंस थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलते हैं आगे डीकंपोजिशन रिएक्शन की तरफ। तो देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डीकंपोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में डीकंपोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब क्या, टूटना, ब्रेक डाउन, टूटना। तो कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अपना फिर से बनिए, सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट मोर देन टू या मोर देन टू, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनते हैं, दो तीन कितने ही बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिख के देखी थी कैल्शियम कार्बोनेट वाली, कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ऐसे ही अगर हम दूसरे एक और रिएक्शन की बात करें, तो फॉर एग्जांपल अभी हमने एक और लिखा था लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। इसमें क्या हो रहा था, इसमें PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस में O2 बन रहा था। तो ये भी क्या है, ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इसमें भी हीट चाहिए होता है। अच्छा, एक और रिएक्शन लिखते हैं AgCl gives Ag प्लस Cl2। ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में हीट नहीं चाहिए होती है, हीट नहीं चाहिए, इसमें चाहिए होती है लाइट। क्या चाहिए होती है जी, लाइट। अच्छा, एक और लिखता हूं मैं डीकंपोजिशन रिएक्शन H2O gives H2 प्लस O2। ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, पर इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए क्या चाहिए थी, लाइट, और इनके लिए क्या चाहिए थी, हीट। तो इसी नीड को देखते हुए क्या चीज चाहिए, हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं।
कौन कौन से तीन तरह के होते हैं? एक को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरे को बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और तीसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो एक एक करके बढ़ते हैं तीनों की तरफ, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करें अगर, तो थर्मल वर्ड का मतलब ही मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, हीट। तो जो ये थर्मल डीकम्पोजिशन वर्ड है, इस थर्मल का मतलब है हीट। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में हमें एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ये हमारा हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अगर हम, तो देखो अभी मैंने तीन एग्जांपल लिखे थे, शायद तुमने ध्यान दिए होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हीट दे रहे हैं, तो ये कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी की तरह अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, अभी लिखा था लेड नाइट्रेट वाला, PbNO3 होल ट्वाइस, ये भी क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड प्लस NO2, जो कि एक ब्राउन गैस है, और प्लस में O2। तीसरे की बात करें अगर हम, तो हमारा ये देख लेते हैं FeSO4 है, इसको हीट करने पर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी हमने क्या दिया? हीट एनर्जी दी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन पे। अब फोटो वर्ड, अच्छा आपने सुना होगा भैया मैं जा रहा हूं फोटो, मेरी एक फोटो खींच दे। तो फोटो नहीं खींचते हम पिक्चर क्लिक करते हैं। पिक्चर, फोटो क्यों यूज हो रहा है? तो जो वर्ड फोटो है ना, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट। फोटो वर्ड जो डिराइव किया गया है, उसको डिराइव किया गया है लाइट से। तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन में एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है? एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की फॉर्म में एनर्जी यूज होती है, ठीक है। अब लाइट की फॉर्म में एनर्जी यूज होने की कुछ एग्जांपल देखते हैं। AgCl, देखो आपको एग्जांपल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा कि भैया ये रिएक्शन लिख दी, भैया ने बता दी, हमने पढ़ ली और छोड़ दिया, नहीं, याद होने चाहिए। धीरे धीरे जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, फर्स्ट पढ़ लोगे, सेकंड पढ़ लोगे, थर्ड पढ़ लोगे, फोर्थ पढ़ लोगे, एट द एंड ना, अगर आप तरीके से पढ़ते रहोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया सारी रिएक्शन रटनी पड़ेगी क्या। आपको खुद ब खुद याद, कुछ रिएक्शन ऐसी है जो याद करनी है, बाकी लॉजिकल है। बाकी क्या है? लॉजिकल। जैसे फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन की बात करें, तो ये एक फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि AgCl जो ब्रेक डाउन होगा, वो किसकी मदद से ब्रेक डाउन होगा? सनलाइट की मदद से, या सिर्फ लाइट भी कह सकते हैं, लाइट की मदद से ब्रेक डाउन होगा। अब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड में क्या चीजें हैं? कितनी चीजें? दो ही चीजें, Ag है और Cl है। लॉजिक समझिएगा, Ag है और Cl है। Ag मतलब सिल्वर और Cl मतलब क्लोरीन। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा, तो इन दो चीजों में ही तो टूटेगा, कोई तीसरी चीज तो आ नहीं जाएगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? Ag प्लस Cl। अब भैया Cl नहीं होता, क्लोरीन गैस है, तो ये Cl2 होगा। देखो हमारे आसपास जितने एलिमेंट हैं, उसमें से 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉर्मली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 11 एलिमेंट ऐसे, यानी 11 गैसेस हैं। एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, गैसेस तो बहुत सारी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब गैस हैं। पर 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इन 11 गैसेस में से 6 होती है नोबल गैस, यानी नोबल गैस हीलियम, नियॉन, जेनन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? नोबल गैस है। और 11 में से 6 चली गई, तो 5 गैस ऐसी बची जो डाई एटॉमिक होती है। डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक का मतलब होता है जो कि 2 लगता है उनमें। कौन कौन सी होती है? H2 होती है, Cl2 होती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है ना, H2Cl2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और फ्लोरीन। फ्लोरीन होती है क्या? नहीं।
हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, आइए एक मिनट पॉज करना। कौन सी होती है भैंस क्या, पांचवी, और पांचवी होती है हमारी फ्लोरीन F2, है ना। चलो, तो ये कुछ डायटोमिक गैसेस थी। तो जब यहाँ पे Cl रिलीज हुई है तो वो Cl नहीं रहेगी, वो Cl2 रहेगी। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर देते हैं। Ag है और क्लोरीन 2 है तो 2 लग गया। अब Ag यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा Ag। ठीक है, तो ये एक कैसी रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ऐसे ही एक रिएक्शन और हो सकती है AgBr वाली, इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2Ag प्लस Br2, है ना। अब सुनो, ये हो गया। अब इस रिएक्शन में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। पहला, AgCl का कलर जब मैंने उसको लाइट में छोड़ दिया तो वो ग्रे हो जाता है। क्या हो जाता है, AgCl टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। क्यों, AgCl वैसे व्हाइट होता है और जब उसको सनलाइट में छोड़ते हैं या किसी नॉर्मल लाइट में भी छोड़ते हैं तो वो Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। Cl2 तो एक गैस है, वो तो निकल गई, और ये Ag क्या बच गया, ये Ag ग्रे कलर का बच गया, है ना। वैसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि why should AgCl या AgBr, इन दोनों को क्यों स्टोर करते हैं हम डार्क कलर्ड बॉटल्स में। डार्क कलर्ड बॉटल्स, गहरे रंग की बोतल, क्यों, डार्क कलर बॉटल में लाइट आसानी से अंदर नहीं जा सकती, है ना। तो इनको इसीलिए, ताकि इनके फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन को रोका जा सके, इसीलिए इनको डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये दोनों रिएक्शन जो है ना, ये यूज होती है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है रिएक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब आगे हमें पता करना है तीसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इलेक्ट्रो कहां से मिला है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से मिला है। तो यानी कि इसमें एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती होगी, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी जाती होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस में एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो एनर्जी दी जाती है, तो देखो कोई एक छोटा डायग्राम समझते हैं। ये हमारा स्पीकर है, इसमें डाल दिया वाटर, क्या डाल दिया, H2, ठीक है, और यहां लगा दी एक बैटरी। ठीक है, इससे कनेक्ट कर दिए दो इलेक्ट्रोड, ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये दोनों प्लेट हैं, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं। अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको एनोड कहते हैं। ये दो तरह के इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब सुनिएगा, रिएक्शन क्या है, H2O H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब H2 और O2 में जो ये H है ना, ये पॉजिटिव आयन है जो कि H प्लस आयन फॉर्म करता है, और O जो है वो O2 माइनस आयन फॉर्म करता है। तो ये जो H2 है ये गैस की फॉर्म में रिलीज हो रहा होगा, और O2 भी गैस की फॉर्म में इस रिएक्शन में से रिलीज हो रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, तो H प्लस है पॉजिटिव वाला आयन नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ रिलीज हो रहा होगा, तो यहां से कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी,
यहां से रिलीज हो रही होगी H2 और यहां से कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी O2। ठीक है, तो H2 गैस कहां से रिलीज होती है एट कैथोड रिलीज होती है और O2 गैस कहां रिलीज होती है एट एनोड रिलीज होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा H2O में वॉल्यूम जो होता है ना H2 का वो डबल होता है बाय वॉल्यूम। देखो इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो ये कुछ ऐसे बैलेंस होगी 2H2 2H2 प्लस O2, ये हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, देखो ध्यान सुनना, क्वेश्चन है कि H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वो H2 और O2 में टूटता है तो ये 2:1 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब मात्रा। ठीक है, वॉल्यूम में 2:1 में निकलता है। देखो साफ साफ दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलता है तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। क्यों निकलता है 2:1 बाय वॉल्यूम में? क्योंकि H2O के फॉर्मूले में ही 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं जबकि एक ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब चलते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। अब देखो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है हटा देना, उसकी जगह से उसको हटा देना। तो देखो हो क्या रहा है, मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं सीधा। पहले एक मान लेते हैं ये है CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट में जब मैं आयरन ऐड कर देता हूं तो ये आयरन इस कॉपर को हटा देता है। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है FeSO4, Fe और SO4 बन जाता है और साथ में Cu अलग हो जाता है। तो हुआ क्या, Fe ने Cu को हटा दिया। ये क्या है हमारा? ये हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो डिस्प्लेस का मतलब होता है हटा देना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये A है और ये B है, तो एक कंपाउंड है जो AB से मिलकर बना है, साथ में C आ गया तो C ने A को रिप्लेस कर दिया तो ये CB बन गया और A अलग हो गया। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, Fe ने Cu को क्यों हटा दिया? देखो Cu भी एक पॉजिटिव आयन है और Fe भी एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और सल्फर SO4 सल्फेट ये नेगेटिव है। तो ये दोनों ही चाहते हैं इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाना, लेकिन हो क्या रहा है, FeCu से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है ये? मोर रिएक्टिव। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो की है ना कि होती क्यों है, तो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है। ठीक है, सेम इस तरीके से फॉर एग्जांपल मान लो दो बच्चे बैठे हैं, या एक लड़का है और इसके पास उसका एक खिलौना है, एक टॉय है। ठीक है, और एक बड़ा बच्चा आ गया, थोड़ा गुस्से में दिखा, एक बड़ा बच्चा आ गया शैतान सा। ठीक है, इसने क्या करा, इसने इसको मार के टॉय छीन लिया। तो अब टॉय किसके पास चला गया? टॉय चला गया इस बड़े बच्चे के पास, टॉय इसके पास आ गया और छोटा बच्चा साइड में बेचारा रो रहा है, रो रहा है। क्या इसका उल्टा हो सकता था? क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? ये बड़ा बच्चा होता, बड़े बच्चे के पास टॉय होता, छोटा बच्चा आता और टॉय छीन लेता? नहीं था ये पॉसिबल। क्यों नहीं था? क्योंकि ये बड़ा बच्चा ज्यादा पावरफुल था, मोर पावरफुल वाले ने लेस पावरफुल वाले को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया अपनी जगह से, टॉय छीन लिया उससे। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा याद रखेंगे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब जो ये रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी चैप्टर की कह लें या 10th क्लास के बुक की कह लें। तो एक बार इस रिएक्शन को थोड़ा और तरीके से समझते क्या हो रहा है। देखो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट है। क्या है? अब कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। किस कलर का होता है कॉपर सल्फेट? ब्लू कलर का। हमारे बुक में ना हमें कलर बहुत ध्यान से याद करने हैं। ठीक है, तो हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं कलर,
और बीच में जो नोट्स वगैरह आएंगे उसमें भी लिखा रहेगा, है ना। नोट्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कॉपर सल्फेट अगर ब्लू होता है, जैसे ही मैंने इसमें लोहे की कील डाल दी, क्या डाल दी, आयरन नेल, क्या डाल दिया, लोहे की कील डाल दी, तो आयरन, अभी आपको पता है आयरन कॉपर को हटा देगा, तो अब क्या बन जाएगा इसमें, अब बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा। और ये जो लोहे की कील थी ना, अब इसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा क्या, कॉपर, क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट मतलब जमा हो जाएगा। कॉपर किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो यहां पे दो चीजें हुई, आयरन की नेल जो शाइनी ग्रे कलर की थी वो किस कलर की चेंज हो गई, वो ब्राउन कलर में चेंज हो गई। और कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, वो ग्रीन कलर का हो गया। तो क्वेश्चन क्या आता है कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, उसका कलर फेड क्यों हो जाता है जब उसमें लोहे की कील डाल दी जाती है। तो क्यों फेड हो जाता है, क्योंकि लोहे की कील डालने पर, कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालने पर वो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलते हैं अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये ए बी है और ये सी डी है, ध्यान से सुनिएगा। अब ए बी और सी डी में ए प्लस का होगा और बी माइनस का होगा, आयनिक कंपाउंड तो ऐसे ही बनते हैं। सी प्लस का होगा, डी माइनस का होगा। ए के साथ जो ए कैटायन है उसके साथ कौन सा एनायन लगा हुआ था, बी लगा हुआ था। अगर ये ए इस डी के साथ जुड़ जाए और ये बी और सी आपस में जुड़ जाए, तो इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। ए ने बी इसको दे दिया और बदले में डी ले लिया, तो अब क्या बन गया, ए डी बन गया और साथ में सी पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो सी बी बन गया। तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl gives NaCl और प्लस में H2O। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा Na है ये पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो इस Na ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस Cl के साथ बॉन्ड बना लिया, NaCl बन गया। और ये H प्लस और OH माइनस बन मिलके क्या बन गए, H2O बन गए। एक और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, दूसरी रिएक्शन लिख के देखते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से लगती है देखने में। रिएक्शन क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसमें मैंने बेरियम क्लोराइड डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, देखो NaSO4 को छोड़ देगा और Cl2 के साथ जुड़ जाएगा, ये तो हो रहा था, तो ये बन गया NaCl 2NaCl। और ये बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, है ना। अब NaCl और BaSO4 जो है, तो ये जो BaSO4 है ना, इसका कलर होता है व्हाइट, और ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है। मैं वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट पार्ट में कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो ये भी एक्वस फॉर्म में था, मतलब वाटर सॉल्युबल था, ये भी एक्वस फॉर्म में था यानी पानी में घुल सकता था, ये भी एक्वस फॉर्म में वाटर सॉल्युबल, पर बेरियम सल्फेट बन गया सॉलिड। तो जिस रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड है और इनसॉल्युबल है, घुल नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ ही साथ में ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ना।
अब हमारा बच रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसकी बात करेंगे हम पार्ट 3 में वीडियो के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, उनको भी जरूरत होगी। और लाइक सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय।